नमस्कार। किसी भी चुनावी जनादेश को अगर सच में समझना है तो हमें जमीन पर उतरना ही पड़ता है। देखिए, राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो लोगों की उम्मीदों, उनकी जरूरतों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। तो आज हम एक विधानसभा क्षेत्र की इसी कहानी की परतें खोलेंगे ताकि हम समझ सकें कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र काम कैसे करता है। हमारा आज का सफर हमें ले जा रहा है राजस्थान के झुंझुनू जिले में। विधानसभा सीट संख्या 26, सूरजगढ़। क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति को समझने का पहला नियम है उस जगह और वहां के लोगों को समझना। हर एक वोट के पीछे एक इंसान है और उस इंसान की अपनी एक कहानी। तो चलिए सबसे पहले सूरजगढ़ की मिट्टी, वहां के माहौल को समझते हैं। जानते हैं कि यहाँ के लोग कौन हैं और उनकी जिंदगी किन दबावों के बीच गुजरती है। देखिए, सूरजगढ़ एक अर्ध शुष्क इलाका है। इसका मतलब है कि यहाँ जिंदगी की धुरी कुछ बुनियादी चीजों पर टिकी है। मॉनसून कैसा रहेगा, खेती कैसी होगी और पीने के लिए पानी और खेतों के लिए बिजली मिलेगी या नहीं। जब बारिश अच्छी होती है ना, तो उम्मीदें भी लहलहा उठती हैं, और जब मॉनसून धोखा दे जाता है तो चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां हर दिन एक जद्दोजहद है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालते हैं। लगभग 31% आबादी अनुसूचित जातियों की है और करीब 24% अन्य पिछड़ा वर्ग की। ये जो सामाजिक समीकरण है, यही असल में यहाँ की राजनीति की पूरी बिसात तय करते हैं। हर समुदाय की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो लोगों की असल शिकायतें हैं क्या? बहुत सीधी और साफ। खेती किसानी की समस्याएं, सिंचाई के लिए पानी की कमी, युवाओं के लिए रोजगार का अभाव और घर चलाने की लागत, मतलब महंगाई। ये वो असलियतें हैं जो हर वोट के पीछे की भावना को तय करती हैं। और यहीं हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारे संविधान ने हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है। जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठाते हैं तो ये सिर्फ शिकायत नहीं होती, ये एक सूचित और जिम्मेदार नागरिक की आवाज होती है जिसे सुनना हर व्यवस्था का फर्ज है। तो अब आते हैं जनादेश के आंकड़ों पर। ये कहानी है 2 चुनावों की, और इन 2 चुनावों के बीच एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 2023 में सूरजगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या थी 2,91,469। ये आंकड़ा हमें इस क्षेत्र के पैमाने का अंदाजा देता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात सामने आई। 2018 की तुलना में 2023 में वोटिंग में 3.27% की गिरावट देखी गई। अब ये गिरावट एक बहुत बड़ा सिग्नल है। क्या ये मतदाताओं की उदासीनता थी या किसी तरह की नाराजगी? इस पर सोचना जरूरी है। 2023 के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के गठबंधन को मिले 57.74% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39.07% पर ही रुकना पड़ा। मतलब जनादेश एक तरफा और निर्णायक था। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये बदलाव की पूरी कहानी बस इन 2 नंबरों में छुपी है। 2018 में बीजेपी सिर्फ 3,425 वोटों के एक बहुत छोटे मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2023 में पासा ऐसा पलटा कि कांग्रेस गठबंधन ने 37,414 वोटों के एक विशाल अंतर से जीत दर्ज की। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था। सवाल यह है कि 5 साल में ऐसा क्या बदल गया? इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें सूरजगढ़ के राजनीतिक इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 2023 का नतीजा असल में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, कोई अचानक हुई घटना नहीं। सूरजगढ़ की राजनीति का मिजाज एक पेंडुलम जैसा रहा है, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ झूलता है। देखिए, 2008 में कांग्रेस जीती, 2013 की बीजेपी लहर में वो सीट हार गई, 2018 में बीजेपी ने जैसे तैसे अपनी सीट बचाई, और फिर 2023 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। इससे साफ पता चलता है कि सूरजगढ़ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो काम के आधार पर अपना फैसला बदलने में जरा भी नहीं हिचकते। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ और भी पैटर्न छिपे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसा हमने देखा, यहां की 31% आबादी अनुसूचित जाति की है, लेकिन 2013 के बाद से इस समुदाय से कोई विधायक नहीं चुना गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सूरजगढ़ ने अपने पूरे इतिहास में आज तक किसी महिला को अपना विधायक नहीं चुना। ये आंकड़े सामाजिक प्रतिनिधित्व में मौजूद कुछ गहरी खाई की तरफ इशारा करते हैं। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि 2023 में ये जनादेश आखिर पलटा क्यों? क्या हुआ ये तो हम देख चुके हैं। अब समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ। 2023 में 3 बड़ी ताकतें एक ही समय पर एक साथ आ गईं।
पहली, सरकार के खिलाफ एक मजबूत लहर, जैसे राशन किट जैसे विवादों ने और भी हवा दे दी। दूसरी, एक बहुत ही रणनीतिक राजनीतिक गठबंधन। और तीसरी, एक ऐसा स्थानीय नेतृत्व जिस पर लोगों को भरोसा था। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजे ऐसे ही होते हैं। और उस भरोसेमंद नेतृत्व का चेहरा थे कांग्रेस के श्रवण कुमार, एक तजर्बेकार नेता जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, 0 क्रिमिनल केस। मतदाताओं के लिए अनुभव, विश्वसनीयता और ईमानदारी का ये मेल बहुत ज्यादा मायने रखता था। तो इस पूरे विश्लेषण से भविष्य के लिए क्या सीखा जा सकता है? अब बात करते हैं एक ऐसे रणनीतिक ढांचे की जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर शासन देने का ब्लूप्रिंट है। इस सिद्धांत के 4 बहुत ही सीधे सरल स्तंभ हैं। पहला, चुनावी चेहरा, मतलब लोगों से उनके असल मुद्दों पर जुड़िए। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, अपनी टीम को बूथ लेवल तक मजबूत कीजिए। तीसरा, नैरेटिव फेज, एक ऐसी कहानी गढ़िए जो भरोसे पर टिकी हो, जो नेता को मतदाता का संरक्षक के तौर पर दिखाए। और चौथा, रिसोर्स फेज, मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। और यहां भारत के नए डेटा प्राइवेसी कानून यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि सही जानकारी देने, पारदर्शिता लाने और लोगों की सहमति का सम्मान करते हुए होना चाहिए। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि जनादेश मिलने के बाद ही असली काम शुरू होता है। अब चुनौती जनादेश को स्थायी भरोसे में बदलने की है। तो आगे का रास्ता क्या है? एक जनादेश कोई पत्थर की इमारत नहीं है जिसे बनाकर भूल जाएं। ये एक जिम्मेदारी है। भरोसा कोई एक बार का सौदा नहीं होता, उसे हर रोज अपने काम से कमाना पड़ता है। चुनावी जीत तो बस एक शुरुआत है, शासन की असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है। और इसीलिए हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। कोई भी नेता एक अस्थायी चुनावी जनादेश को जनता के स्थायी भरोसे में कैसे बदल सकता है? इस सवाल का जवाब ही सच्चे और सफल लोकतंत्र की नींव है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।